हो गया सर? हाँ ठीक चालू ठीक। होगी। हाँ, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आर्टिकल 20, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। जी सर। तो इसको चेंज करो ना। तो आर्टिकल 20 क्या बोलता है? आर्टिकल 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात करता है। तो ये 3 क्लॉज में बटा हुआ है। ये आर्टिकल जो अनुच्छेद 20 है वो 3 भागों में बटा हुआ है। तो पहला भाग क्या बोलता है कि कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक दोष सिद्ध नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करने के समय जो अपराध के रूप में आरोपित है किसी प्रवृत्त विधि का अतिक्रमण नहीं किया है या उससे अधिक शास्ति का भागी नहीं होगा जो उस अपराध के किए जाने के समय प्रवृत्त विधि के अधीन अधिरोपित की जा सकती थी। इसको हम किस क्या बोल सकते हैं? कार्योत्तर विधि से संरक्षण, प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। ठीक। दूसरा, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं? दोहरे दंड से संरक्षण, प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल जियोपार्डी। और तीसरा, किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। इसको बोलते हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इंक्रिमिनेशन। इसका लैटिन वर्ड है नीमो डेबिट विस फेक्सारी। ठीक। तो नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है। तो हम जो पहला आर्टिकल 20 का जो पहला क्लॉज पढ़ते हैं, कार्योत्तर विधियों से संरक्षण, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। तो ये क्या बोलता है? ये अनुच्छेद 20 का खंड 1 क्या उपबंधित करता है कि कोई व्यक्ति केवल किसी प्रवृत्त विधि के अंतर्गत विहित अपराध के लिए दोषी ठहराया जाएगा, अन्य अपराध के लिए नहीं, और ना ही वह अधिक दंड का पात्र होगा जो अपराध करने के समय प्रवृत्त विधि के अधीन दिया जा सकता था। तो हम ये देखते हैं कि कार्योत्तर विधि होती क्या है। तो कार्योत्तर विधि वह विधि है जो अपराध करने के पश्चात बनाई जाती है और ऐसे कार्य को अपराध घोषित करती है जो जब किया गया था अपराध नहीं था या प्रवृत्त विधि में विहित दंड की मात्रा को बढ़ा देती है। तो हम इसको दो भाग में पढ़ते हैं, एक अपराध में और एक दंड की मात्रा को बढ़ा देने के संबंध में। तो प्रथम खंड क्या बोलता है? प्रथम खंड यह उपबंधित करता है कि किसी व्यक्ति को केवल प्रवृत्त विधि के उल्लंघन के अतिरिक्त अन्य अपराध के लिए दंडित नहीं किया जाएगा। इसका अर्थ यह है कि यदि कोई कार्य जिस समय वह किया गया था अपराध नहीं था तो उसे बाद में अपराध नहीं घोषित किया जा सकता। मतलब समझो एक एग्जांपल से कि अगर एक कॉलेज स्टूडेंट है ना, और कॉलेज में एक नियम है कि कोई स्टूडेंट चीटिंग नहीं करेगा। अगर कोई स्टूडेंट चीटिंग करते हुए पकड़ा जाता है तो उसका पेपर चेक नहीं किया जाता। ठीक है। लेकिन बाद में एक मीटिंग बैठाई जाती है और बोला जाता है कि जो चीटिंग करेगा उसको सेमेस्टर उसका रिपील किया जाएगा, यानी कि फिर से उसको सेमेस्टर में बैठने दिया जाएगा, यानी कि आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा, पहले वाले सेमेस्टर में ही उसको वापस कर दिया जाएगा। ठीक है। तो अब उस बंदे के साथ तो ये गलत हो जाएगा ना, कि जिस समय वो नियम तो था नहीं कि सेमेस्टर बैक हो जाएगा, है ना। तो इसका क्या मतलब होता है कि अब से ये क्या है? प्रोस्पेक्टिव, भविष्यलक्षी, यानी कि भविष्य में अब कोई चीज होगी तो ये नियम लागू होगा। ये रेट्रोस्पेक्टिव में नहीं होगा, भूतलक्षी नहीं होगा, है ना। खंड दूसरा क्या बोलता है
कि किसी प्रवृत्ति विधि में विहित दंड की मात्रा को बढ़ाने का प्रतिषेध करता है। अर्थात कोई व्यक्ति उससे अधिक दंड का पात्र न होगा जो उस अपराध को करने के समय किसी प्रवृत्ति विधि के अधीन दिया जा सकता था। ठीक है, ये जो स्टार में है इसको समझ लो एक बार अच्छे से, क्योंकि ये आगे काम आएगा। कि अभियुक्त कार्योत्तर विधियों के लाभकारी उपबंधों का सर्वदा लाभ उठा सकता है। अर्थात यदि किसी विधि को बाद में उस विधि में संशोधन करके कम कर दिया जाता है तो अभियुक्त इसका लाभ उठा सकता है। ठीक है, अब इसको केस से समझते हैं। तो सबसे पहला जो केस है वो है केदारनाथ का। ठीक है, केदारनाथ बनाम वेस्ट बंगाल राज्य। इस मामले में क्या हुआ, अभियुक्त ने सन 1947 में एक अपराध किया था। तो उस समय जो विधि प्रवृत्ति विधि थी उसके अंतर्गत उस अपराध के कारावास तथा अर्थदंड या दोनों दिया जा सकता था। ठीक है, उस अधिनियम में 1949 में संशोधन करके उस अपराध के दंड को बढ़ा दिया गया था। अब क्या हुआ, उसके ऊपर अतिरिक्त दंड के रूप में चुकाए गए रुपए को जब्त कर लेने की व्यवस्था की गई। तो उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि सन 1947 में किए गए अपराध के लिए सन 1949 में दंड नहीं बढ़ाया जा सकता और बढ़े हुए अर्थदंड को घटाने का क्या किया, आदेश दिया। ठीक, इसको क्या बोल सकते हैं, अपराध के किए जाने पर शास्ति से अधिक शास्ति। यानी कि जब आपने अपराध किया था, कोई अपराध था जिसकी सजा 3 साल थी, है ना। अब आप अब कोई संशोधन करके उस अपराध के लिए सजा को बढ़ा दिए, तो अब उस सजा को क्या आपके ऊपर लागू किया जा सकता है क्या। तो ये जो उपबंध है ये क्या बोलता है कि नहीं, नहीं बढ़ाया जा सकता। ठीक, फिर दूसरा केस देखते हैं, टी बराय बनाम हेनरी आहो के मामले में खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1949 की धारा 16 एक ए के अधीन जो प्रत्यर्थी था उसके विरुद्ध 1975 में अपराध करने के लिए कितने की सजा दी देगी, आजीवन कारावास के दंड का उपबंध था। ठीक है, किंतु 1976 में क्या किया गया, उसमें संशोधन करके उस कारावास के वर्ष की संख्या को घटाकर कितना कर दिया गया, 3 साल तक का। तो निर्णय दिया गया यहाँ पर कि अभियुक्त उस लाभकारी उपबंध को प्राप्त करने का हकदार है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि जो लाभकारी उपबंध है उसको वो प्राप्त कर सकता है। तीसरा केस जो है रतन लाल बनाम पंजाब राज्य। इसमें क्या हुआ, एक 16 साल का लड़का था, वो घर में जबरदस्ती घुस गया और 7 साल की बालिका के साथ कुछ गलत किया। ठीक है, गलत करने का अभियोग चलाया गया। तो जो अधीनस्थ न्यायालय ने उसे 6 माह का कठोर कारावास और जुर्माना भी लगाया। अपील न्यायालय में अपील के लंबन, यानी कि जब अपील चल रही थी, ठीक है, के समय संसद में द प्रोबेशन ऑफ अफेंडर एक्ट के अंतर्गत एक संशोधन किया गया और उसके अनुसार 21 वर्ष की आयु से कम आयु के व्यक्तियों को कारावास का दंड देने का प्रतिषेध कर दिया गया। यानी कि इस 21 साल से कम उम्र के जो बालक होंगे उनको कारावास नहीं दिया जाएगा। तो उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि अभियुक्त उक्त अधिनियम का पूरा लाभ उठा सकता है और उसके दंड को कम कर दिया गया। ठीक, तो इसको बोला गया लाभकारी प्रावधान। अब आते हैं हम लोग सेकंड क्लॉज में, 20 का सेकंड क्लॉज जो क्या बोलता है, डबल जियोपार्डी, दोहरे दंड से संरक्षण। तो ये क्या बोलता है कि यह संवैधानिक संरक्षण संविधान के अनुच्छेद 20(2) के द्वारा सभी व्यक्तियों, नागरिक या अनागरिक को प्रदान किया गया है। यानी कि चाहे वो भारत के नागरिक हो चाहे बाहर से आए नागरिक हो। ठीक है, अनुच्छेद 20(2) यह उपबंधित करता है कि कोई व्यक्ति एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। यानी कि कोई भी व्यक्ति एक बार से ज्यादा प्रोसिक्यूटेड और पनिश्ड नहीं किया जाएगा।
यह प्रोटेक्शन या यह संरक्षण इंग्लैंड के कॉमन लॉ के सिद्धांत नेमो डेबिट विस वेक्सारी पर आधारित है, जिसके अनुसार किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए दोबारा अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार अमेरिकी संविधान भी उपबंधित करता है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए उसके जीवन या किसी अंग को दोबारा खतरे में नहीं डाला जाएगा। लेकिन जो भारतीय संविधान द्वारा जो संरक्षण मिला हुआ है, ये उन दोनों संरक्षण की अपेक्षा अधिक सीमित है। ये क्या बोलता है? इन दोनों देशों में यदि किसी अपराध का एक बार ट्रायल या परीक्षण किया जा चुका है, तो भले ही उसे परीक्षण से विमुक्त कर दिया गया हो, दोबारा उसी अपराध के लिए उसका परीक्षण नहीं किया जाएगा। लेकिन भारत में क्या बोल रहा है? भारत में अभियोजित और दंडित दोनों किए जाने की शर्त लगाई गई है। यानी कि कोई व्यक्ति को इसका प्रोटेक्शन तभी मिलेगा जब क्या होगा? उसका अभियोजन भी होगा और उसको सजा भी मिलेगी। ठीक। नेक्स्ट स्लाइड। अब देखो, अनुच्छेद 20(2) की आवश्यक शर्त। ठीक है। उसमें एक केस नहीं है, ये केस के साथ आया है। ये जो 3 पॉइंट है ना, एक केस था थॉमस दास वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ठीक है, तो आप लोग नोट कर लेंगे, है ना। और इसमें उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि 2 के अंडर प्रोटेक्शन लेने के लिए इन बातों को साबित करना आवश्यक है, या ये बातें रिक्वायरमेंट है। जब तक ये बातें नहीं होंगी तब तक आप आर्टिकल 20 क्लॉज 2 का प्रोटेक्शन नहीं ले सकते। ठीक है, तो ये क्या क्या बातें हैं? कि व्यक्ति का अभियुक्त होना आवश्यक है। ठीक है। दूसरा, अभियोजन या कार्रवाई किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण के समक्ष हुई हो और वह न्यायिक प्रकृति की हो। यानी कि क्या होना चाहिए? जुडिशियल प्रोसीडिंग होना चाहिए। ठीक है। और तीसरा क्या बोल रहा है? कि अभियोजन किसी विधि सहित अपराध के संबंध में हो जिसके लिए दंड की व्यवस्था हो। मतलब कि अगर कोई प्रोसिक्यूशन हो रहा है, वो किसी लॉ के अंडर हो जहां पर उसकी सजा निर्धारित है। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। जैसे इसको एक सिंपल एक केस समझो कि अगर किसी व्यक्ति पे किडनैपिंग का चार्ज लगता है, तो अब उसका प्रोसिक्यूशन भी हुआ। अब उसके लिए किडनैपिंग के लिए सजा भी मिल गई। ठीक है। तो क्या हुआ? एक ऑफेंस है किडनैपिंग, उसका अभियोजन भी हो रहा है और उसको क्या मिल रही है? सजा भी मिल रही है। और ये कैसा है? जुडिशियल प्रोसीडिंग है, न्यायिक कार्रवाई है। ठीक है। तो यहाँ पे तीनों चीजें फुलफिल हो रही है। तो अब ये कह सकते हैं कि वापस उसी अपराध के लिए उसको दंडित नहीं किया जाएगा या उसके ऊपर अभियोजन नहीं चलाया जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि उसके ऊपर षड्यंत्र, किडनैपिंग का षड्यंत्र रचाने के लिए भी उसके ऊपर चार्ज लगाया जाता है। तो क्या अब उसके लिए अब उसको क्या कर सकते हैं? पुनः अभियोजित और पनिश कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अपराध की प्रकृति क्या हो गई? बदल गई है। ठीक है, अपराध चेंज हो गया है। पहले सिर्फ किडनैपिंग था, अब क्या है? षड्यंत्र भी शामिल हो गया है। ठीक है। तो जो पहला केस है ओपी धैया बनाम भारत संघ, इसमें निर्धारित किया गया कि जहां अभियुक्त को ना तो दोष मुक्ति दी गई हो और ना ही दोष सिद्धि, तब वहां ऐसे अभियुक्त का दोबारा परीक्षण हो सकता है। यह दोहरे दंड से संरक्षित नहीं होगा। ठीक है। हमने क्या देखा था? कि अभियोजन होना चाहिए किसी अपराध का और उसके लिए दंड की व्यवस्था, यानी कि जब तक दंडित नहीं किया जाएगा तब तक वो संरक्षण नहीं ले सकता। तो यहाँ पर क्या हुआ? ना तो दोष मुक्ति दी गई है और ना ही दोष सिद्धि, है ना। तो ऐसे अभियुक्त का दोबारा परीक्षण हो सकता है। फिर दूसरा केस है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, मकबूल हसन बनाम मुंबई राज। ठीक है। इसमें क्या हुआ कि जो अपीलार्थी था वो भारत में तस्करी करके कुछ सोना ले आया। ठीक है। तो जो कस्टम अधिकारी होते हैं उन्होंने कस्टम एक्ट के अंतर्गत उसका क्या किया? सोना सीज कर लिया।
सीज मतलब जब्त कर लिया, ठीक है। और बाद में फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत बिना अनुमति भारत में सोना ले आने के अपराध के लिए अभियोजित भी किया गया। तब अपीलार्थी ने उस अपराध एक अपराध के लिए इस आधार पर दोबारा अभियोजन मानकर आपत्ति की। मतलब वो क्या बोला कि एक ही अपराध के लिए दोबारा अभियोजन किया जा रहा है तो इसका संरक्षण मिलना चाहिए, उसने ये कहा, ठीक है। उसके पीछे वो रीजन दिया, तर्क दिया कि एक बार कस्टम अधिकारियों ने उसका सोना जब्त करके उसको अभियोजित और दंडित किया था। तो यहाँ पर उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि सी कस्टम एक्ट के अंतर्गत सोना जब्ती की कार्रवाई न्यायिक प्रकृति की नहीं है। हमने देखा आवश्यक शर्तों में कि कैसा होना चाहिए कार्रवाई, न्यायिक प्रकृति की। तो यहाँ पर क्या है, सोना जब्ती की कार्रवाई न्यायिक प्रकृति की नहीं है और ना ही कस्टम अधिकारी न्यायालय या न्यायिक अधिकारी हैं, इसलिए फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन के अधीन अभियोजन वर्जित नहीं है, ठीक है। तो इसलिए क्या कर सकते हैं, उस पर फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई कर सकते हैं। तीसरा केस है सूबा सिंह बनाम देवेंद्र कौर के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 304, 304 क्या है, हत्या की कोटि में ना आ सकने वाले मानव वध के लिए दंड, ठीक है। तो 304 के अधीन अभियुक्त को मृत्यु के सिद्ध दोष किया जाना मृतक की पत्नी को प्रतिकर का दावा करने से वंचित नहीं करता। यानी कि क्या हुआ, जो मारा था उसको सजा मिल गई, लेकिन अब उसकी पत्नी चाहती कंपनसेशन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, अपराध की प्रकृति बदल गई, है ना। तो मृतक की पत्नी को प्रतिकर का दावा करने से वंचित नहीं करता। और ये भी देखते हैं कि ये जो प्रतिकर है या कंपनसेशन, ये कोई क्रिमिनल मैटर नहीं होता, ये सिविल मैटर होता है। तो जो नुकसानी की डिग्री जो है दंड नहीं है, तो यहाँ पर दोहरे खतरे का नियम लागू नहीं होगा, ठीक। अब देखते हैं आर्टिकल 20 का क्लॉज 3। ये क्या बोलता है, आत्म अभिशंसन से संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ सेल्फ इंक्रिमिनेशन, ठीक है। मैं क्लास के बाद ना इसका लैटिन वर्ड बताऊंगा, लिखना इसमें भूल गया हूँ, ठीक है, मैसेज कर दूंगा। आप लोग नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। NEMO, नेमो, TENETUR, टेनेटर, PRODERE, प्रोडीर, ACCUSSARE, एक्यूसरे, CSEIPSUM, सिप्सम। इसका ये मतलब होता है कि खुद के विटनेस बनने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, यानी कि किसी मैटर में खुद खुद साक्षी बन जाओ, उसके लिए आपको कोई बाध्य नहीं कर सकता, ठीक है। तो यह संवैधानिक जो संरक्षण है आर्टिकल किसमें मिलता है, 20(3) के अंतर्गत किसको मिलता है, सभी व्यक्तियों, नागरिक और अनागरिक दोनों को प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 20(3) यह उपबंधित करता है कि किसी भी व्यक्ति को जो किसी अपराध का अभियुक्त हो स्वयं अपने विरुद्ध एक गवाह बनने के लिए अर्थात गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये अंडरलाइन है, अच्छे से देख लेना आप लोग, गवाही देने के लिए उसको बाध्य नहीं किया जा सकता, है ना। कि बोल तू चोरी किया है, बोल तू हत्या किया है, तो ऐसा नहीं किया जा सकता, ठीक है। उसका जो सेकंड क्लॉज है 20(3), 20(3) में ये बोलता है कि यह संरक्षण आंग्ल और अमेरिकी अपराध विधि का सामान्य नियम है कि प्रत्येक व्यक्ति तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक कि उसे अपराधी सिद्ध नहीं कर दिया जाता,
ये आपने डायलॉग भी देखा होगा किसी फिल्म में, जॉली एलएलबी, है ना, कि व्यक्ति तब तक निर्दोष है जब तक कि अपराध सिद्ध नहीं कर दिया जाता। अपराधी के अपराध को सिद्ध करने का भार किस पे होता है? प्रोसिक्यूशन पर होता है। स्वयं अपराधी को अपना अपराध कबूल करने के लिए किसी प्रकार का दबाव डालकर बाध्य नहीं किया जा सकता। स्वेच्छा से यदि वो चाहे तो ऐसा कर सकता है। तो अब 20(3) के लिए हम लोग देखते हैं कि उसके लिए आवश्यक शर्तें क्या होंगी। तो ये बताया गया MP शर्मा बनाम सतीश चंद्र के केस में। ये एम गायब है तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। MP शर्मा बनाम सतीश चंद्र के मामले में जो इस विषय पर पहला मामला था, उच्चतम न्यायालय ने इस संरक्षण के संबंध में विस्तार पूर्वक विचार करते हुए उसे प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित 3 शर्तों का पूरा करना आवश्यक बताया। कि पहला, व्यक्ति को अपराध में अभियुक्त होना चाहिए। दूसरा, अपने विरुद्ध साक्ष्य देना। और तीसरा, उसने किसी दबाव के फलस्वरूप अपने विरुद्ध गवाही दिया हो। तो पहला जो बोलता है कि व्यक्ति को अपराध में अभियुक्त होना चाहिए, ये एकदम जरूरी है कि जब तक कोई अपराधी यानी कि जब तक कोई व्यक्ति किसी अपराध में अभियुक्त नहीं होगा तो वो उसको ये आत्म अभिशंसन का संरक्षण कैसे मिलेगा? सर स्लाइड चेंज करें। ठीक है, तो इसमें जो MP शर्मा नाम सतीश चंद्र के केस पुनः आया, इसमें यह बोला गया कि अभियुक्त होने के लिए न्यायालय के अनुसार यह आवश्यक नहीं है कि न्यायालय के सामने ही जांच या परीक्षण शुरू किया गया हो। ऐसा कोई भी व्यक्ति इस संरक्षण का दावा कर सकता है जिसका नाम पुलिस की प्रथम इत्तला रिपोर्ट मतलब FIR में दर्ज हो और जिसके विरुद्ध मजिस्ट्रेट ने जांच का आदेश दे दिया हो। ठीक है, ये लाइन अच्छे से देखना। कस्टम एक्ट के उपबंधों के उल्लंघन किए जाने के आरोप में जांच करने के लिए कस्टम अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किया जाता है तो उसे अभियुक्त नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके विरुद्ध औपचारिक रूप से किसी अपराध करने का आरोप नहीं लगाया गया है। ठीक है, ना तो कस्टम एक्ट के तहत उस पर न्यायिक कार्यवाही हुई है, ठीक, और वो किसी अपराध करने का दोषी भी नहीं है, सिर्फ एक जांच किया गया है कि कोई किसी उपबंध का उल्लंघन किया है ना, तो ये तो अपराध है ही नहीं। तो हमारा पहला शर्त क्या है? अपराध में अभियुक्त होना चाहिए। ठीक। दूसरा है अपने विरुद्ध साक्ष्य देना। MP शर्मा बनाम सतीश चंद्र के केस में पुनः न्यायालय ने गवाही देने में सभी प्रकार के साक्ष्य को शामिल किया, जैसे मौखिक, दस्तावेजी या अन्य तरीकों की साक्ष्य। इसका मतलब कि अगर कोई व्यक्ति के अंगूठे के निशान ले रहे हैं या हस्ताक्षर ले रहे हैं तो उसको भी क्या बोला गया कि वो भी गवाही में शामिल है। ठीक है, परंतु मुंबई राज्य बनाम काठी कालू औघड़ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने उस मत को अस्वीकार कर दिया गया। किस मत को? कि अपराधी के अंगूठे या उंगलियों के निशान या हस्ताक्षर भी उसकी गवाही में शामिल हो सकते हैं। इसको क्या कर दिया गया? हटा दिया। और कहा कि गवाह का अर्थ साक्ष्य प्रस्तुत करना नहीं है। आत्म अभिशंसन का अर्थ केवल ऐसी सूचनाएं देना है, ऐसी इंफॉर्मेशन देना है जो साक्षी के व्यक्तिगत ज्ञान पर आधारित है। व्यक्तिगत ज्ञान मतलब पर्सनल नॉलेज में जो चीज है आप उसको बता रहे हो। अगर कोई आपको दबाव डाल रहा है कि बताओ कहाँ क्या कैसे, उसकी बात कर रहा है, ना कि यांत्रिक क्रिया, मैकेनिकल, ठीक है, प्रोसेस पे आधारित साक्ष्य। तो उस पे क्या होगा? मैकेनिकल प्रोसेस पे आधारित साक्ष्य कौन कौन से होंगे? कोई ऐसा दस्तावेज पेश करना जो विवादग्रस्त विषय पर प्रकाश डालता हो, अंगूठे का निशान या हस्ताक्षर का नमूना व्यक्तिगत बयान नहीं है। ठीक है, यह केवल तुलना के उद्देश्य से ली जाती है। मान लो किसी अपराधी ने अपराध किया है और उस पे चाकू के निशान है, तो मिलान करने के लिए हम क्या करते हैं? अपराधी के अंगूठे का निशान लेते हैं ताकि ये पता लगे कि उस चाकू में उस व्यक्ति के ही निशान हैं कि नहीं है, ना कि ये अंगूठे के निशान से ऐसा साबित हो जाएगा कि अपराध उसी ने किया है ना, तो ये गवाही है नहीं। ठीक।
तो अभियुक्त की सूचना के आधार पर खोज के फलस्वरूप जब्त की गई वस्तुएं या अभियुक्त का चित्र या उसकी उंगलियों के निशान या हस्ताक्षर के नमूने आदि लेना अनुच्छेद 20(3) के अंतर्गत वर्जित नहीं है। ठीक। यह अनुच्छेद केवल अभियुक्त के उसके विरुद्ध लगाए गए अभियोग के संबंध में अपने व्यक्तिगत ज्ञान से कुछ कहने के लिए बाध्य करना वर्जित करता है। यानी कि अगर उसको कोई नॉलेज है किसी चीज का कि मैंने चाकू कहाँ छुपाया है, मैंने गाड़ी कहाँ रखी है जिस गाड़ी से ठोकर मारी थी, या वो चाकू जिससे मैंने हत्या की थी वो कहाँ रखा है, आदि। ठीक है। या फिर कोई ऐसा नॉलेज कि बताओ तुमने देखा है हत्या करते हुए, ऐसा तो किसी व्यक्ति पे दबाव नहीं डाला जा सकता। ठीक है। और अपने विरुद्ध तो बिल्कुल नहीं। कोई आदमी ये तो नहीं कहता कि मैंने हत्या की है। हत्या साबित करना किसका जिम्मा है? अभियोजन का। है ना। अगर कोई व्यक्ति खुद ही साक्ष्य देता कि मैंने ऐसा किया है, तो फिर न्यायालय की जरूरत ही नहीं पड़ती ज्यादा। ठीक। अब इसका जो तीसरा पॉइंट है, किसी दबाव के फलस्वरूप अपने विरुद्ध गवाही दिया हो। है ना। तो हम बोल सकते हैं कि कोई भी अभियुक्त पश्चाताप करने के लिए स्वेच्छा से अपना अपराध क्या कर सकता है? कबूल कर सकता है स्वेच्छा से। स्वेच्छा से यहाँ पे है ना, वॉलेंटरली अपना अपराध क्या कर सकता है? कबूल कर सकता है। किंतु इसके लिए उस पर कोई दबाव नहीं डाला जा सकता या धमकी या लालच नहीं दी जा सकती। यदि दबाव डालकर उसे अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य किया गया है, तो यह उसे संरक्षण प्राप्त होगा। है ना। अगर के मामले में गवाही उसके ऊपर जोर जबरदस्ती करके बोला जा रहा है कि दे गवाही दे, तब वहां पर ये क्या कर सकता है? आर्टिकल 23 के तहत प्रोटेक्शन ले सकता है कि मुझ पे दबाव डाला जा रहा है। है ना। अब ये दबाव कैसा होगा? तो दबाव के विभिन्न रूप हो सकते हैं, जैसे अभियुक्त को टॉर्चर करना। कैसा? मेंटली और फिजिकली, दोनों तरह से। है ना। जैसे उसे भूखा रखना, धमकी देना या मारना, या उसके बच्चों और पत्नी आदि को गिरफ्तार करने की धमकी देना। ठीक। अब देखें केस, देखें लक्ष्मीपति चौरसिया बना महाराष्ट्र राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि स्वेच्छा से दिए गए साक्ष्य में दबाव का प्रश्न नहीं उठता, और वह उसके उसके मतलब किसके? अभियुक्त के विरुद्ध प्रयोग में लाया जा सकता है। ठीक है। तो ऐसा कोई साक्ष्य या साक्ष्य की गवाही कि ऐसा कोई गवाही जो वो क्या कर रहा है? वो खुद से दे रहा है, स्वयं दे रहा है, तब उस गवाही को उसके विरुद्ध साबित किया जा सकता है। ठीक है। लेकिन वो कैसा होना चाहिए? फ्री कंसेंट से, स्वेच्छा से। फिर दूसरा केस है इसमें नंदिनी सतपथी का। ठीक है। तो इसमें एक पर्सन था जिसमें करप्शन का चार्ज लगा था। है ना। और उसको ना पुलिस स्टेशन बुलाया गया। बोला गया कि पुलिस स्टेशन आओ, और कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे जिसका आपको जवाब देना है। ठीक है। तो उसने क्या किया? इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसने आर्टिकल 23 का प्रोटेक्शन लिया। है ना। और ये कहा कि ये जो सारे क्वेश्चंस हैं आपके, यानी कि किसके? पुलिस वालों के, तो इनमें से मैं किसी का भी आंसर नहीं दूंगी। ठीक है। तो क्या किया पुलिस वालों ने? उसके ऊपर दंड प्रक्रिया, सॉरी, आईपीसी की धारा 179 के तहत क्या कर दिया? अपराध कारित कर दिया गया। कि बोला उसमें 179 में क्या बोला गया? कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट अगर कोई क्वेश्चन पूछता है और आप अगर उसका जवाब नहीं देते हैं, तो वो कैसा होगा? पनिशेबल होगा, दंडनीय होगा। लेकिन यहाँ पर उच्चतम न्यायालय ने मामले को सेटल किया और कहा कि सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं है ना। वहां पर किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता कि आप इन सवालों का जवाब दो। ठीक। क्यों? क्योंकि जवाब नहीं देना प्रोटेक्टेड है। आपको बोल यानी कि इस आर्टिकल के तहत बता दिया गया है कि आपको अपने विरुद्ध गवाही नहीं देना है ना। तो 179 में आर्टिकल 23 क्या होगा? अप्लाई होगा।
ठीक, अप्लाई कैसे कि 179 क्या बोलता है आईपीसी का, कि अगर लोक सेवक कोई सवाल आपसे पूछे किसी अपराध के विषय में जिसमें आप ठीक, तो उस कंडीशन में 23 का आप क्या कर सकते हो, प्रोटेक्शन ले सकते हो, और ये कह सकते हो कि हम इन सवालों का जवाब देने के लिए बाध्य नहीं है और ना कोई हमें कर सकता है। ठीक है, ऐसे ही 161 है सीआरपीसी का सेक्शन। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन जिसमें क्या होता है, आप खुद को क्या करोगे, एक्सपोज करोगे, तो आप उन सवालों का जवाब देने से क्या कर सकते हो, मना कर सकते हो। इसमें लिखा है दंड प्रक्रिया की संहिता की धारा 161 के अधीन पूछताछ करती है पुलिस अभियुक्त से, है ना। तो पुलिस अधिकारी द्वारा पूछे गए मात्र सामान्य प्रश्नों से ही किसी दबाव का गठन नहीं होता। अगर कोई सामान्य सा क्वेश्चन पूछ रहा है, तुम्हारा नाम क्या है, पता क्या है, तो वो अलग बात है। किंतु उन प्रश्नों की प्रकृति में अपने विरुद्ध बयान देने का तत्व स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, तो अभियुक्त को यह संरक्षण प्राप्त होगा। ठीक है, यानी कि ऐसे प्रश्न आए कि आपसे पूछा गया कि हाँ कितने बजे मारा, कब मारा, कहाँ मारा, तो क्या होगा, अपने विरुद्ध गवाही, है ना। तो इससे क्या है, आपको संरक्षण मिलेगा। कौन से आर्टिकल के तहत, 20 क्लॉज 3 के तहत, जो क्या करता है, आत्म अभिशंसन, प्रोटेक्शन ऑफ सेल्फ इंक्रिमिनेशन। इसका तीसरा केस है सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य, जो बहुत इंपॉर्टेंट केस है। ये नंदिनी सतपथी और सेल्वी, ये दोनों का केस नेट में और सीजे के पेपर में पूछता है। ठीक है, तो इसको अलग से नोट कर लेना। तो सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य के मामले में उच्च न्यायालय को कहाँ का, कर्नाटक हाईकोर्ट ने यह अभिनिर्धारित किया कि अपराधियों की सहमति के बिना अपराध का पता लगाने के लिए उनका नार्को पॉलीग्राफी या ब्रेन फिंगर प्रिंटिंग की कसौटी अनुच्छेद 20(3) के अधीन क्या है, आत्म अभिशंसन है। अतः ऐसा करना वर्जित है। यानी कि कोई अपराधी है किसी मामले में, तो उसको बिना बताए उसका क्या कर रहे हैं, हम लोग नार्को टेस्ट कर रहे हैं, पॉलीग्राफी कर रहे हैं या ब्रेन फिंगर प्रिंटिंग कर रहे हैं, तो क्या है, ये सब नहीं करना है। अपराधी की सहमति होनी चाहिए। ठीक, बिना अपराधी की सहमति के हम ऐसा नहीं कर सकते। ठीक, तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। हो गया सर।